ने देखा था कि इंडिकेशंस क्या होती हैं कैटरेक्ट सर्जरी की, और इसके अलावा हमने देखा था कि जो हम क्या करते हैं, प्री ऑपरेटिव सारे मेजर्स कैसे लेते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम एनेस्थीसिया देंगे और फिर हम अपनी सर्जरी स्टार्ट कर देंगे। सर्जरीज़ की हमने टाइप्स देखी थी और हमने ओवरव्यू लिया था, डिफरेंस देखा था। अब हम फेकोएमल्सिफिकेशन करते हैं, जो कि आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है। इसके सारा प्रोसीजर आपको आना चाहिए। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसमें हम फोल्डेबल लेंस जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे लेंस की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कोई हमारे पास होता है फोल्डेबल लेंस होता है जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, और फोल्ड करके ऐसे डालते हैं हम अंदर, और अंदर जाके लेंस खुल जाता है। ठीक है, दूसरा लेंस की टाइप्स होती है जो कि नॉन फोल्डेबल होता है। ठीक है, वो रिजिड सा लेंस होता है। ठीक है, उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते। तो आप खुद सोचें कि कौन सा लेंस ज़्यादा अच्छा होगा। फोल्डेबल लेंस ज़्यादा अच्छा होगा ना, तो इस वजह से फेकोएमल्सिफिकेशन में हम फोल्डेबल लेंस इंसर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसमें हम 3 मिलीमीटर का इंसिजन जस्ट देते हैं कॉर्नियोसेक्युलर जंक्शन पे। ठीक है, छोटा सा इंसिजन देते हैं और हमें सूचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर वो खुद ही हील हो जाता है। ठीक है, और तीसरा इसका जो फ़ायदा होता है वो ये कि इसमें अर्ली विजुअल रिहेबिलिटेशन होती है। 24 से 24 टू 48 आवर्स में हमारी नज़र जो होती है वो वापस आ जाती है। ठीक है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि ये बहुत महंगा प्रोसीजर होता है, एक्सपेंसिव होता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें हमें स्किल्ड डॉक्टर चाहिए होता है। ठीक है, सो फेकोएमल्सिफिकेशन के जो स्टेप्स होते हैं जो आपने याद रखने हैं वो आपको मैं यहाँ से बता देती हूँ। ठीक है, कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूक्यू है। सबसे पहले आप इंसिजन देते हो। इंसिजन कहाँ देते हो? इंसिजन आपके 3 जगहों पे आप देख सकते हो। एक आप कॉर्निया पे इंसिजन दे सकते हो, दूसरा आप स्क्लेरा पे दे सकते हो, तीसरा आप लिम्बस पे दे सकते हो। लिम्बस मीन्स जो आपका कॉर्नियोसेक्लेरल जंक्शन है वहाँ पर। ठीक है, तो इंसिजन दे के आप चले गए अंदर। ठीक है, लेकिन आपने अंदर जाने से पहले आपने पेशेंट के अंदर विस्को इलास्टिक फ्लूइड डालना है। ठीक है, कि एक्वस ह्यूमर में आपने विस्को इलास्टिक फ्लूइड डालना होता है, क्योंकि देखें जब आपने बाहर से इंसिजन दे दिया तो आपको लगेगा कि आपका एक्वस ह्यूमर बाहर आ सकता है। ठीक है, तो उसको अंदर ही रखने के लिए आप विस्को इलास्टिक फ्लूइड डाल देते हो, लेकिन ये नहीं है कि आपने फ्लूइड डाल दिया और आपने उसके बाद उसको रिमूव नहीं करना। सर्जरी के एंड पे आपने इसको रिमूव भी करना होता है। ठीक है, तो विस्को इलास्टिक फ्लूइड डाल के आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जो टेक्निक यूज़ की मैंने आपको बताया था कि इन्वेलप शेप आप अब आपने इंटीरियर कैप्सूल को तोड़ना है। ठीक है, लेंस के, तो आप उस लेंस को आप इन्वेलप शेप इंसिजन से भी तोड़ सकते हो, लीनियर से भी तोड़ सकते हो, कैन ओपनर से भी तोड़ सकते हो, और सीसीसी करके भी तोड़ सकते हो। लेकिन फेकोएमल्सिफिकेशन में जो आप इंटीरियर कैप्सुलोटमी करते हो, एंटीरियर कैप्सूल को तोड़ते हो, वो आप सीसीसी टेक्निक करते हो, जिसमें कंटिन्यूस कर्वी लीनियर कैप्सूलर एक्सेस करते हो, जिसमें पूरा एक सर्कल बनाते हो और आप इंटीरियर कैप्सूल को तोड़ देते हो। ठीक है, फिर आप करते हो हाइड्रो डाइसेक्शन एंड हाइड्रो डिलिनिएशन। इसमें क्या करते हो आप, हाइड्रो डाइसेक्शन मतलब पानी के साथ आपने रास्ता साफ़ करना है। ठीक है, मतलब कि उसको खोलना है, डाइसेक्ट करना है। ठीक है, अब आपने जो इंटीरियर कैप्सूल को रिमूव कर दिया, अब अंदर आपने पानी डालना है। पानी डालोगे तो उससे ये होगा कि वो जो कैप्सूल के सारे अंदर जो कॉर्टेक्स है उसके जो फाइबर्स हैं उनका एक दूसरे के साथ जो लिंकेज होगा वो टूट जाएगा। ठीक है, जो कॉर्टेक्स के फाइबर्स हैं उनका जो कैप्सूल के साथ लिंकेज है वो टूट जाएगा, जिससे हम ईज़िली जो सारा हमारा मैटर है उसको रिमूव कर सकेंगे। तो पानी जो है वो अंदर उन फाइबर्स को तोड़ने के लिए, उनका जो एक दूसरे के साथ लिंकेज बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए यूज़ होता है। सो हाइड्रो डाइसेक्शन के बाद आप करते हो हाइड्रो डिलिनिएशन। ठीक है, जिससे आप न्यूक्लियस को भी जो है न्यूक्लियस को भी अलग कर देते हो, और फिर आप न्यूक्लियर रोटेट करते हो और उसके बाद न्यूक्लियस को बाहर निकाल देते हो। ठीक है, मतलब ग्राइंडिंग करके ना न्यूक्लियस की उसको भी अब बाहर निकाल देते हो। फिर आप क्या करते हो, जब आपका न्यूक्लियस भी बाहर आ गया उसके बाद जो कॉर्टेक्स होता है लेंस का उसको भी आप एस्पायर कर देते हो, उसको भी बाहर निकाल लेते हो। ठीक है, अब आपका सारा जो लेंस का कैटरेक्ट मटेरियल है वो सारा बाहर आ गया। अब आप क्या करोगे, आप अंदर इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट कर दोगे। ठीक है, कहाँ पे करोगे, पोस्टीरियर चैम्बर में। ठीक है, मुझे पोस्टीरियर कैप्सूल उधर ही है लेंस का, उसको हमने कुछ भी नहीं कहा, बस हमने एंटीरियर कैप्सूल को रिमूव किया, उसमें हमने सारा अंदर से मैटर बाहर निकाल लिया। पोस्टीरियर कैप्सूल उधर ही है लेंस का, अंदर हमने नया लेंस डाल दिया। ठीक है, अब लेंस की हमने सारी पावर कैलकुलेट की हुई थी कैरेटोमेट्री से और ए स्कैन से। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको
इंट्राऑकुलर लेंस हमने डाल दिया अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि विस्को इलास्टिक सब्सटेंस जो हमने शुरू में डाला था उसको भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमने पानी डाला ताकि वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। पहले हमने हाइड्रेशन की थी ताकि वो एक दूसरे के साथ टूट जाएं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने हाइड्रेशन करनी है ताकि वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि कोई सूचर अप्लाई नहीं किया हमने, क्योंकि सूचर नहीं अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। हमें 3 मिलीमीटर इंसियन दिया होता है छोटा सारा, वो खुद ही हील हो जाता है, ठीक है। सो ये आपने किया। स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स आपने दे दिए पेशेंट को, और बाद में वहाँ पे जो आई का हमने ऑपरेशन किया है उसके ऊपर हमने पैड लगा दिया, बैंडेज लगा दी, ठीक है। सिंपल से ये प्रोसीजर्स हैं आपके पास, कहानी के फॉर्म में आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। सो विस्को इलास्टिक सब्सटेंस हमने क्यों ये यूज़ किया था, कौन सा यूज़ करना है यहाँ पे, हाइड्रोक्सी पॉलीमिथाइल सेलुलोज, जो आपका इंटीरियर विट्रस जो ह्यूमर होता है, सॉरी एक्वस ह्यूमर होता है, उसको अंदर रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। डाइसेक्शन जो होता है उसको कैप्सूल को और कॉर्टेक्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और हाइड्रो डीलिनिएशन जो है वो हम न्यूक्लियस को एपी न्यूक्लियस से तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो हाइड्रो डाइसेक्शन आपने क्यों की, कैप्सूल को कॉर्टेक्स के साथ तोड़ने के लिए, ठीक है। और हाइड्रो डीलिनिएशन आपने क्यों की, न्यूक्लियस को एपी न्यूक्लियस से तोड़ने के लिए, ठीक है, ताकि वो सारा मैटर इजीली बाहर आ जाए। और ये आपका सारा फेकोएमल्सिफिकेशन का प्रोसीजर है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब जो आपके पास इंट्राऑकुलर लेंस होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इंटीरियर चैम्बर के भी हो सकते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर के भी हो सकते हैं। लेकिन जो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, रिजिड हो सकता है। रिजिड जो लेंस होता है ना उसके लिए आपको 5 मिलीमीटर का इंसियन देना होता है। और फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल जो है उसको आप फॉर्सेप्स के साथ पकड़ सकते हो और छोटे से इंसियन में इजीली आप डाल सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली वो फोल्डेबल लेंस होता है तो वो फोल्डेबल होता है, थोड़ा सा इंसियन के अंदर से इजीली पास हो जाता है, हम अंदर डालते हैं तो वो फोल्डेबल लेंस होता है ना, तो हम छोड़ते हैं तो वो इजीली खुल जाता है, ठीक है, अंदर ही। इसके अलावा मल्टीफोकल इंट्राऑकुलर लेंस होता है जो आप नियर एंड फार विजन जो होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है कि मल्टीफोकल जो इंट्राऑकुलर लेंस होता है वो नियर एंड फार विजन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो टॉरिक होता है इंट्राऑकुलर लेंस उसको आप एस्टिग्मेटिज्म की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हो, ठीक है। सो ये आपके पास डिफरेंट लेंस की टाइप्स होती हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो ये आपके पास हो गए लेंस की टाइप्स। और एंटीरियर चैम्बर लेंस हो सकता है, पोस्टीरियर चैम्बर लेंस हो सकता है। एंटीरियर चैम्बर कहाँ पे होगा, जो आइरिस के सामने होगा, और पोस्टीरियर चैम्बर कहाँ पे होगा, पोस्टीरियर चैम्बर लेंस कहाँ होगा, आइरिस के पीछे होगा और विट्रस के आगे होगा, ठीक है। फिर आपके पास एक टेबल है जो तो जोगी का, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स की जो है वो इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है, और फेकोएमल्सिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होता है उसमें हम पूरा का पूरा लेंस रिमूव करते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर में हम सिर्फ लेंस का जो न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स होता है उसको रिमूव करते हैं और पोस्टीरियर कैप्सूल को उसकी जगह पे रहने देते हैं। और फेकोएमल्सिफिकेशन ऑब्वियसली हमारी ECCE का ही टाइप है, तो इसमें भी यही होता है कि पोस्टीरियर कैप्सूल अपनी जगह पे रहता है, न्यूक्लियस और कॉर्टेक्स को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है कि जो है इंसियन आप कितनी देते हो, तो आपने याद रखना है ICCE की केस में हम 10 to 12 मिलीमीटर इंसियन देते हैं, ECCE के केस में हम 7 to 8 मिलीमीटर्स देते हैं, और फेकोएमल्सिफिकेशन में हम जस्ट 3 मिलीमीटर्स का इंसियन देते हैं। तो फ़ायदेमंद कौन सा होगा, फेकोएमल्सिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद जो है जो हमने इंट्राऑकुलर लेंस इम्प्लांट करना होता है वो हम ICCE के केस में एंटीरियर चैम्बर में इम्प्लांट करते हैं, और बाकी जो दोनों हैं फेकोएमल्सिफिकेशन और ECCE उनके केस में हम पोस्टीरियर चैम्बर में डालते हैं, ठीक है। सूचर जो होते हैं वो हमें ICCE के केस में चाहिए होते हैं और ECCE के केस में भी चाहिए होते हैं, लेकिन सूचर जो है फेकोएमल्सिफिकेशन की प्रोसीजर में नहीं चाहिए होते। इसका मतलब हमारा फेकोएमल्सिफिकेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रोसीजर है, ठीक है। सो इस वजह से ये हो गया। और ये आपका ऑस्मी का क्वेश्चन है कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो ये 2 वे इरिगेशन एंड एस्पायरेशन कैन्यूला होता है कि एक तरफ से हम इरिगेशन कर रहे होते हैं पानी डाल के, सलाइन डाल के, ठीक है, और दूसरी साइड से हम जो है वो एस्पायर कर रहे होते हैं सारे मटेरियल को, ठीक है। तो ये आपका यूज़ होता है कौन सी सर्जरी में, फेकोएमल्सिफिकेशन में, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी फॉर्सेप्स हैं,
या आपकी इंट्राओकुलर लेंस जो फोल्डेबल लेंस होता है उसको पकड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि जब हम अंदर खोलें जाके तो वो खुल जाए। फिर आपकी आ जाती हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें सबसे पहले एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो आपकी लोकल हो सकती हैं, जनरल हो सकती हैं। इसके अलावा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जो कि इंट्रा ऑपरेटिव हो सकती हैं या पोस्ट ऑपरेटिव हो सकती हैं। एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? सबसे पहले लोकल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कि जब आप एनेस्थीसिया दे रहे थे तो आपने गलती से जो है रेट्रोबल्बर हेमरेज करवा दिया। जब रेट्रोबल्बर आप एनेस्थीसिया दे रहे थे तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई ब्लड वेसल को आपने जाके मतलब वहाँ पे कोई ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हेमरेज हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आप वो एनेस्थीसिया दे रहे थे तो आपने ग्लोब को परफोरेट कर दिया, ठीक है, और आप वहाँ पे अगर रेटिनल आर्टरी को ब्लॉक मतलब रेटिनल आर्टरी को अगर डैमेज कर दो तो उसकी वजह से ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपके लोकल एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके अलावा जनरल कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? जब जनरल एनेस्थीसिया दे रहे होते हो तो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। इस वजह से जब हम पेशेंट की एग्जामिनेशन करवा रहे होते हैं तो हमने तब एक्सरे करवाना होता है, ताकि COPD का पेशेंट तो नहीं है, हमें एनेस्थीसिया दें और वो जो है मर गया हो, ठीक है। सो वी हैव टू सी दैट। उसके बाद ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं कि ऑपरेशन हम कर रहे थे तो उसके दौरान क्या हो सकता है, ठीक है। अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव होता है और लेट होता है। अर्ली मतलब हमने ऑपरेशन अभी किया और बेड के ऊपर ही, जो ऑपरेशन बेड है उसके ऊपर ही कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई। तो सबसे पहले ये हो सकता है कि हम कर रहे थे और वहाँ पे हमने कॉर्निया को डैमेज कर दिया, तो कॉर्नियल एडीमा हो सकता है, ठीक है, या वहाँ पे एकदम से एक्यूट एंडोफ्थेल्माइटिस हो गया, पूरे का पूरा आईबॉल इन्फेक्ट हो गया, इन्फ्लेम हो गया। इसके अलावा आइरिस प्रोलैप्स हो सकता है, आइरिस आगे की तरफ आ सकता है, वूंड लीकेज, ठीक है, कि जो वूंड है वो लीक कर गया, या वहाँ पे सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है, ठीक है। सेकेंडरी ग्लोकोमा मतलब कि कुछ चीज़ आके हमारे ट्रिबेकुलर मेशवर्क को आके ब्लॉक कर दिया, तो उसकी वजह से ग्लोकोमा हो गया। या हाइफीमिया हो सकता है। हाइफीमिया क्या होता है कि जिसमें ब्लड जो है वो इंटीरियर चैम्बर में आ जाता है, ठीक है। सो ये आपके पास है। अब ये सेकेंडरी ग्लोकोमा का ये भी टाइप हो सकता है ना कि हमने जब लेंस को रिमूव किया तो उसकी वजह से, वो मैंने अब बताया था कि अगर हम ICCA वाला ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हम लेंस जब निकालते हैं तो सारा वीट्रस भी बाहर आना शुरू हो जाता है और पीछे से रेटिनल डिटैचमेंट भी हो जाती है। जब वीट्रस जो है वो बाहर आ जाएगा तो उसकी वजह से वीट्रस वाले जो पार्ट्स होंगे वो भी आके उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। सो ये आपके होते हैं जो ऑपरेशन के दौरान हो जाते हैं अर्ली में, ठीक है। लेट में क्या होता है कि अर्ली में जो होता है वो एक्यूट एंडोफ्थेल्माइटिस होता है, तो लेट में क्या होगा, क्रोनिक एंडोफ्थेल्माइटिस होगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि कॉर्नियल एडीमा हो सकता है, कि हमने जो है कॉर्निया के एंडोथेलियम को डैमेज कर दिया। हमने एंडोथेलियम को डैमेज कर दिया, उसकी वजह से क्या होता है, कॉर्नियल एडीमा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, हम पीछे फंडस को भी ख़राब कर सकते हैं ना। तो लेट कॉम्प्लिकेशंस में क्या होगा कि हमारी जो होती है मैक्यूला, उसमें एडीमा हो जाता है, सिस्टॉइड मैक्यूलर एडीमा हो जाता है, ठीक है। ये भी हमारे पास हो सकता है लेट कॉम्प्लिकेशंस में, कि मैक्यूला के ऊपर ना हमारे पास सिस्टिक हमारे पास एडीमा नज़र आता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ओपेसिफिकेशन हो सकती है पोस्टीरियर कैप्सूल की, ठीक है, कि ये किस केस में होगा, जो हमने ECCE वाला ऑपरेशन किया उस केस में। ICCE की अगर कॉम्प्लिकेशंस पूछेंगे तो उसमें आपने ये वाली कॉम्प्लिकेशन नहीं लिखनी, क्योंकि उसमें पोस्टीरियर कैप्सूल ही नहीं है, उसमें तो हमने पूरा लेंस रिमूव कर दिया है। ओपेसिफिकेशन ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल जो होगी वो ECCE के केस में होगी, ठीक है। और ओपेसिफिकेशन ऑफ इंट्राओकुलर लेंस हो सकती है। सो ये आपकी कॉम्प्लिकेशंस है। सो आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि 40 ईयर ओल्ड फीमेल थी, उसको यूनिलेटरल जो है वो कंजेनिटल कैटरेक्ट था या जो भी कैटरेक्ट था, तो उसने जो है इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन करवाया, मतलब कि उसने जो है पूरे का पूरा लेंस अपना रिमूव कर दिया और दोबारा से उसने इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट नहीं करवाया, ठीक है। तो अब उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, ठीक है। तो जब भी इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो उसमें अब सारी कॉम्प्लिकेशंस लिखोगे, एनेस्थीसिया की, लोकल, जनरल, ऑपरेटिव लिखोगे कि ऑपरेशन करने के दौरान हो गई, कुछ जो है ऑपरेशन करने के बाद हो गई, ठीक है, लेट हो गई, अर्ली हो गई, लेकिन आपने जो स्पेसिफिकेशन ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल वाला है वो नहीं लिखना, ठीक है। इंट्राऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में जो है ना, जो ऑपरेशन के दौरान होंगी, ठीक है,
उसमें क्या होगा कि सुप्राकोराइडल हेमरेज हो सकता है, ठीक है। कोराइड का जो हमारे पास रीजन है वहाँ पे हेमरेज हो सकता है, या पोस्टीरियर कैप्सूल रप्चर हो सकता है। न्यूक्लियस हमने जो है वो रिमूव करना था तो वो हमारा वीट्रस में चला गया, ठीक है, या वीट्रस लॉस हो गया हमसे, या डेजिमेंट्स मेम्ब्रेन डिटैच हो गई, या हाइफीमिया हो गया, ठीक है। सो ये आपने सारी कॉम्प्लिकेशंस याद करनी है इसकी। नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं